अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी वस्तुओं की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना की शुरुआत की थी। अभी हाल ही में चीन ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को लेकर भारत की शिकायत दर्ज की है डब्ल्यूटीओ में। तो आज के न्यूज सेशन में हम इसी शिकायत के इर्द गिर्द पीएलआई स्कीम को समझेंगे। साथ में जानेंगे कि चीन ने आखिर यह शिकायत किन योजनाओं को लेकर की है, इन योजनाओं का भारत के लिए क्या महत्व है, डब्ल्यूटीओ में किन कानूनों के अंतर्गत या किन सब्सिडियों के लिए निषेध के समझौते शामिल है, और जानेंगे कि भारत का इसे लेकर क्या रुख है। साथ में समझेंगे आगे की राह को। तो आइए बढ़ते हैं आगे। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और देखते हैं आज के टॉपिक को, जो हमारा संबंधित है किससे, कि चीन ने डब्ल्यूटीओ में भारत की शिकायत की है। और ये शिकायत किससे संबंधित है? ये संबंधित है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से, यानी भारत सरकार की जो पीएलआई स्कीम है उससे संबंधित है। भारत सरकार अपने उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना के तहत कुछ उद्योग हैं जिन्हें सब्सिडी के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं, और इस प्रोत्साहन का मुख्य उद्देश्य है कि वो आत्मनिर्भर भारत की जो उनकी अपनी पहल है उसे आगे बढ़ा सकें, वैश्विक लेवल पर अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके। इसके लिए भारत सरकार ने इस योजना के तहत इंसेंटिव देने की प्रोसेस की प्रक्रिया शुरू की थी। लेकिन अभी हाल ही में चीन ने डब्ल्यूटीओ में इसकी शिकायत की, और शिकायत का मुख्य आधार यह बताया कि जब सरकार ऐसे स्कीम्स के लिए या किसी भी सेक्टर, जैसे उनके लिए खासतौर पर चीन ने 3 सेक्टर का नाम लिया, कि इन 3 सेक्टरों में सरकार दे रही है प्रोत्साहन, जैसे चीन का जो माल है वह भारतीय बाजार में उतना लोकप्रिय नहीं रह गया है, कहीं ना कहीं ये इसे हतोत्साहित कर रही हैं। तो देखिए, खबर यही है कि उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना के तहत भारत ने जो इंसेंटिव दिए हैं, चाहे वह ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे वह बैटरी सेक्टर हो, भारत ने डब्ल्यूटीए कानून का उल्लंघन किया है, ऐसा कहा है चीन ने। ध्यान रखिएगा, ये चीन ने शिकायत की है कि भारत ने पीएलआई योजना के तहत डब्ल्यूटीओ कानून का उल्लंघन किया है, क्योंकि उसने अपने इस स्कीम में सब्सिडी प्रदान की है। ठीक है, ये खबर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये पीएलआई स्कीम क्या है, क्योंकि आपको जानना जरूरी है। अगर ये खबर चर्चा में आ गई है, ये स्कीम भी चर्चा में आ गई है, तो स्कीम भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार ने अपने भारतीय विनिर्माण यानी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए 2020 में इस स्कीम की शुरुआत की थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसका शॉर्ट फॉर्म है पीएलआई। ठीक है, भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की थी वर्ष 2020 में। क्यों की थी? भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय विनिर्माण विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। और इसी स्कीम्स को लेकर, हालांकि भारत सरकार ने तो बहुत सारी सेक्टर्स में पीएलआई स्कीम शुरू की है, लेकिन चीन ने 3 योजनाओं को इस शिकायत के भीतर शामिल किया है। ये 3 योजनाएं कौन सी है, यानी कि इन योजनाओं को लेकर चीन डब्ल्यूटीओ गया है, हम अभी समझेंगे। पहले हम थोड़ा सा पीएलआई स्कीम के बारे में समझते हैं। इसका उद्देश्य है कि हम ग्लोबल वैल्यू चेन है, जो सप्लाई से जुड़ी हो, प्रोडक्शन से जुड़ी हो, उस ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की स्थिति को मजबूत कर सके। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्लोबल वैल्यू चेन में हम भारत की स्थिति को मजबूत कर सके। तो भारत को मजबूती प्रदान करने के लिए यह शुरू की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम उद्योगों को बढ़ावा दें, ताकि उनकी बिक्री का जो आधार है वो बढ़ सके। तो कुल मिला के जिन उद्योगों में ऑलरेडी बिक्री का आधार ठीक है, उनको इंसेंटिव देने की बात कही गई थी, ध्यान रखिएगा। यानी उन रणनीतिक उद्योगों को इसके भीतर शामिल किया गया है जिनकी बढ़ती बिक्री के आधार पर यह प्रोत्साहन दिया जाना था। खासतौर पर मध्यम एवं लघु उद्योग को बैकवर्ड लिंकेज के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन प्रक्रिया में एकीकृत करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो एक और चीज आपको क्या लिखना है कि मध्यम व लघु उद्योगों को बैकवर्ड लिंकेज के माध्यम से
औद्योगिक प्रक्रिया जो है हमारी है, औद्योगिक उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसमें एकीकृत करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। अब जानते हैं कि चीन ने किन पीएलआई योजनाओं को चुनौती दी है, ठीक है, क्योंकि ये पीएलआई योजनाएं चर्चा में है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चीन ने किन पीएलआई योजनाओं को चुनौती दी है, समझते हैं। ये 3 पीएलआई योजनाएं हैं। ये योजनाएं संबंधित है और ऑटोमोबाइल सेक्टर से, दूसरी संबंधित है उन्नत रसायन सेल से, और तीसरी है, ध्यान रखिएगा, कि बैटरियों के विकास से, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर, बैटरियों का विकास, जो हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए बैटरी का निर्माण करते हैं उसमें, उससे, और तीसरा है उन्नत रसायन सेल, जिसे एसीसी कहा जाता है। तो भारत में एसीसी बैटरियों की विशाल पैमाने पर विनिर्माण क्षमताओं को प्रोत्साहन देने के लिए, इसकी स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार पीएलआई स्कीम के अंतर्गत इसे लेकर आई है। इसका विरोध किया है चाइना ने। दूसरा, ऑटो उद्योग से संबंधित जो योजना है भारत सरकार की, जिसे कहा जाता है ऑटो क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली योजना, इसके अंतर्गत भी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑटो सेक्टर को बढ़ावा देने वाली जो योजना है, इसके तहत जो सरकार इंसेंटिव दे रही है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा दिया जा सके, ऑटोमोबाइल वाले सेक्टर को हम बढ़ावा दे सके, नई नई टेक्निक, जो भी टेक्निक है, प्रौद्योगिकियां हैं, उनसे निर्मित जो व्हीकल है उनको हम बढ़ावा दें। खासतौर पर पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल की सप्लाई को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने इस इंसेंटिव को शुरू किया था। तो चाइना ने दूसरी यह योजना है जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें ऑटोमोबाइल जो योजना थी, इसमें दोनों चीजों को शामिल किया गया था। पहले तो इंसेंटिव के लिए वाहन प्लस पुर्जे, उनको बनाने वाले जो पुर्जे हैं, दोनों को इसके भीतर शामिल किया गया था, ठीक है। जो तीसरी योजना है वो है वैश्विक ईवी निर्माताओं को देश में आकर्षित करने के लिए ईवी निर्माण को बढ़ावा देने वाली योजना, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने वाली योजना। तो तीनों योजनाओं को क्या किया गया था, भारत सरकार की तरफ से इंसेंटिव दिया गया, और चाइना ने इन तीनों योजनाओं को लेकर डब्ल्यूटीओ में अपनी शिकायत दर्ज की है। अब जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हमारे आज के सेगमेंट को, कि शिकायत क्या है। मुख्य रूप से आखिर शिकायत किस बात की है? शिकायत है, चीन का आरोप है कि ये तीनों पीएलआई योजनाएं भारत में जितनी भी कंपनियां कार्य कर रही हैं, यानी भारत में कार्यरत कंपनियों को घरेलू मूल्य संवर्धन के आधार पर वित्तीय आय या सब्सिडी प्रदान करती हैं। जो भारत सरकार की स्कीम की बात की हमने, पीएलआई स्कीम की बात की। पीएलआई स्कीम जो है, भारत में जो भी भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं, उन भारतीय कंपनियों को घरेलू मूल्य संवर्धन, घरेलू, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, घरेलू मूल्य संवर्धन। ये है क्या घरेलू मूल्य संवर्धन, जिसे डीवीए कहा जाता है? इसका मतलब है डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, ठीक है, इसका मतलब है डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। ये है क्या डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन? डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन का मतलब है कि किसी प्रोडक्ट के बनने में आप कितने प्रतिशत तक घरेलू इनपुट्स का इस्तेमाल करते हैं, घरेलू जो भी चीजें हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, ये है डीवीए, ठीक है। तो चीन ने कहा कि जो पीएलआई स्कीम या योजना के तहत भारत सरकार इंसेंटिव दे रही है, उसमें भारत में जो भारत में कार्यरत कंपनियां हैं उनको घरेलू मूल्य संवर्धन के आधार पर वित्तीय लाभ या सब्सिडी प्रदान करती है, ठीक है। क्योंकि भारत सरकार ने क्या कहा है, मतलब जो चीन ने आरोप लगाया है, चीन ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार ऑटोमोबाइल में 50% तक का, जो 50% तक घरेलू वस्तुओं का इस्तेमाल करती है, उन्हें इंसेंटिव देगी। जैसे बैटरी के सेक्टर में चीन ने आरोप लगाया है कि जो 25% डीवीए पर काम कर रहा है, उन्हें इंसेंटिव देगी। तो चीन ने इस आधार पर भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। उसने ये भी कहा कि इन योजनाओं के अंतर्गत जो पात्रता है, पात्रता की कुछ शर्तें रखी गई हैं, जैसे ऑटोमोबाइल के लिए 50% रखी गई है, बैटरी के लिए 25% रखी गई है। ये कहीं ना कहीं चीन के मार्केट को कम कर रहा है भारत में, ठीक है। तो चीन का मानना है कि ये शर्तें कंपनियों को घरेलू सामान, जो भी घरेलू से संबंधित जो भी उद्योग है, तो घरेलू सामान जो उद्योग है उसको बढ़ावा दे रहा है। चीन बाहर से, जो चीन की जितनी भी वस्तुएं, चीजें बाहर से आती थी, अब ये भारत के मार्केट में प्रमोट नहीं हो पा रही उस हद तक जैसे पहले होती थी, ठीक है। तो ये शर्त है कंपनियों को घरेलू सामान उद्योग, इनको कम करने के, मतलब कुल मिला के
जो भारत में घरेलू चीजें हैं उसको ये प्रमोट कर रही हैं। चीन को इस बात से थोड़ा सा परेशानी है। तो कहीं ना कहीं जो घरेलू सामान है, घरेलू सामान में जितने भी उद्योग हैं जो भारत में निर्मित है, वो इन्हीं चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चीन को ये लग रहा है कि ये उद्योग मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं, जो कि भारत के लिए क्या है, भारत के लिए तो ये है कि भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर जो उसका कदम है उसकी ओर आगे बढ़ रहा है। भारत पर्यावरण के लिहाज से आगे कर रहा है कार्य, कि हमें पर्यावरण की, हमारी जो भी पर्यावरण को लेकर प्रतिबद्धताएं हैं, उन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट करेंगे। और हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम इंसेंटिव देंगे। भारत का ये पक्ष है, ठीक है। जबकि चीन का ये पक्ष है कि अगर आप इंसेंटिव देंगे तो वो उद्योग घरेलू जो भी सामान है उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी कलपुर्जों का इस्तेमाल वो भारत में ही निर्मित करेंगे ताकि आप उन्हें इंसेंटिव दें। तो चीनी वस्तुओं का जो मार्केट है वो कह रहा है कि भारत यहाँ पर भेदभाव कर रहा है उनके साथ। ये मुख्य चीन का तर्क है और चीन की एक शिकायत है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि डब्ल्यूटीओ में सब्सिडी पर क्या क्या कानून है, क्योंकि किस आधार पर चीन ने शिकायत की, ये इंपॉर्टेंट है। तो डब्ल्यूटीओ में सब्सिडी से जुड़े हुए कई कानून हैं। ये ध्यान रखिएगा कि डब्ल्यूटीओ कहता है कि कोई भी देश घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक सब्सिडी दे सकता है, प्रदान कर सकता है, वह राज्यों का संप्रभु अधिकार है। लेकिन डब्ल्यूटीओ का कानून एक सुनिश्चित राशि की बात करता है। डब्ल्यूटीओ का कानून ये सुनिश्चित करता है कि यह सब्सिडी इस तरह से प्रदान ना की जाए जिससे जो अनुचित प्रतिस्पर्धा है उसको बढ़ावा मिले, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ के कानून की बात करते हैं। डब्ल्यूटीओ में जो सब्सिडी से जुड़े कानून हैं वह यह कहता है कि भारत, कोई भी देश अपने घरेलू व्यापार को बढ़ाने के लिए, घरेलू जो भी औद्योगिक स्थितियां हैं उसे बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दे, लेकिन इस तरीके से ना दे कि वह अनुचित प्रतिस्पर्धा को जन्म दे, कि वह अनुचित प्रतिस्पर्धा को जन्म दे। ऐसा कहा है डब्ल्यूटीओ के कानून में, ऐसा कहा गया है। हालांकि डब्ल्यूटीओ में कुछ समझौते भी हैं जो ये बताते हैं कि किन किन आधारों पर कौन कौन सी सब्सिडियां निषेध हैं, कौन से देश अपने उद्योगों को ये सब्सिडियां नहीं देंगी, ठीक है। तो हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, चूंकि अनुचित प्रतिस्पर्धा को अगर बढ़ेगी और बढ़ावा इसे मिलेगा तो अन्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा डब्ल्यूटीओ ने कहा है। इसलिए रोकने की बात कही जा रही है और इसी वजह से चीन ने शिकायत की है। हालांकि हर देश अपने देश पर जो भी उनकी नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए कार्य कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वह किसी दूसरे देश से कंपटीशन कर रहा हो या अनुचित प्रतिस्पर्धा कर रहा हो। तो देखते हैं डब्ल्यूटीओ में कानून की बात करते हैं। देखिए, डब्ल्यूटीओ में औद्योगिक सब्सिडी का अनुदान देने के लिए विश्व व्यापार संगठन के सब्सिडी और प्रतिपूरक उपायों, जिसे एससीएम कहा जा रहा है, इस समझौते द्वारा इसे विनियमित किया जाता है, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ में है जो कानून, जो समझौता, उसका नाम है सब्सिडीज एंड, क्या ध्यान रखना है आपको, सब्सिडीज एंड प्रतिपूरक उपाय, सब्सिडीज एंड प्रतिपूरक उपाय, काउंटर वेलिंग मेजर्स, ठीक है, जिसे क्या कहा जा रहा है, सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स, ठीक है। ये है, इसी का शॉर्ट फॉर्म है एससीएम। तो सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स से जुड़े हुए क्या है, समझौते, इनसे जुड़े हुए कुछ समझौते हैं और इन समझौतों में भी ध्यान रखिएगा क्या है, हिस्से डिवाइड हैं, ठीक है। तो जो सब्सिडीज इन काउंटर वेलिंग मेजर्स हैं जो डब्ल्यूटीओ के द्वारा लाए गए हैं, सब्सिडी का अनुदान डब्ल्यूटीओ के सब्सिडी और प्रतिपूरक उपायों के माध्यम से विनियमित होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसे भी कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो एससीएम का समझौता एक है, समझौते का अनुच्छेद एक है, यह क्या सब्सिडी को परिभाषित करता है कि किस प्रकार की सब्सिडी को सब्सिडी माना जाएगा। उसने कहा कि सरकार या सार्वजनिक निकाय द्वारा एक वित्तीय योगदान जो लाभ पहुंचाती हो उसे सब्सिडी माना जाएगा। और एससीएम के अंतर्गत ही इन्होंने इन समझौतों को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया है। अब आपको समझ में आएगा कि चीन ने शिकायत क्यों की है और भारत अपना पक्ष कैसे रख सकता है। जैसे पहली सब्सिडी है कि निषिद्ध सब्सिडी। अगर आप प्रोहिबिटिव सब्सिडी देते हैं
तो उसे सब्सिडी माना जाएगा। जैसे इसमें क्या शामिल है, जैसे कि निर्यात को प्रोत्साहित करना या घरेलू माल उपयोग को अनिवार्य करना, ठीक है, और इस आधार पर उसने शिकायत की है। दूसरा है कार्रवाई योग्य सब्सिडी, एक्शनेबल सब्सिडी। ये क्या है, जब किसी अन्य देश के उद्योग को नुकसान पहुंचाई जाए जब सब्सिडी के माध्यम से, तो उसे कहा जाएगा एक्शनेबल सब्सिडी। और तीसरा है गैर कार्रवाई योग्य सब्सिडी, तो सीमित परिस्थितियों में जिनका उपयोग सामाजिक पर्यावरणीय उद्देश्य के लिए हो सकता है, इस पर कार्रवाई नहीं होगी। और ये ध्यान रखें, एक और इम्पोर्टेंट नोट WTO से संबंधित ही है, वो है इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। तो ये उस प्रकार की सब्सिडी होती है जो घरेलू उत्पादों अर्थात घरेलू माल के उपयोग को अनिवार्य करती है और ये निषिद्ध है, जिसे IS सब्सिडी कहा जाता है। और चीन ने कहा है कि भारत IS सब्सिडी दे रहा है, यानी भारत घरेलू उत्पादों और माल को उपयोग को अनिवार्य करके सब्सिडी दे रहा है। हालांकि मैंने आपसे इससे पहले भी कहा कि भारत का तर्क है कि जो DVA है, इसकी शर्त है कि यह सिर्फ घरेलू माल के उपयोग की बात नहीं करता, ये घरेलू माल के उपयोग की बात करता है। इसमें ये नहीं कहा गया कि सिर्फ घरेलू माल का उपयोग होगा, ठीक है, तो ये भारत का तर्क है। दूसरा, ये कहा जा रहा है कि भारत अगर सब्सिडी दे रहा है तो वो अपने जो प्रोडक्शन है, घरेलू प्रोडक्शन, उसको बढ़ा रहा है। भारत की औद्योगिक नीति बेहतर हो इसके लिए कार्य कर रहा है, भारत आत्मनिर्भर भारत को लेकर कार्य कर रहा है, भारत पर्यावरणीय चिंताओं के समाधान के लिए कार्य कर रहा है ताकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को प्रोत्साहन मिल सके। तो इन सभी के हिस्से के रूप में भारत सब्सिडी दे रहा है, ना कि किसी देश को वो टारगेट कर रहा है, ना ही अनुचित प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत है। आगे देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, आगे की राह की क्या हो सकता है। आगे हो सकता है यह कि जो चीन ने शिकायत की WTO में, उसमें किसी विवाद को सुलझाने का सबसे पहला जो कदम होता है वह होता है परामर्श के माध्यम से। तो WTO में शिकायत के बाद समस्या को सुलझाने का पहला कदम है परामर्श। और ये परामर्श यानी दोनों देश, भारत और चीन दोनों, आपस में बैठकर दोनों पक्ष इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएं। दोनों पक्ष आपस में बैठकर इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएं, ये पहला कदम है। दूसरा कदम है कि अगर दोनों पक्ष नहीं मानते हैं, यदि ऐसा नहीं हो पाया, तो यह मामला कहाँ जाएगा, WTO पैनल द्वारा, WTO पैनल के पास। तो ये मामला WTO पैनल द्वारा आगे प्रोसेस किया जाएगा। WTO पैनल के द्वारा फिर इस पर क्या होगा, निर्णय लिया जाएगा, इसके निर्णय के लिए फिर ये जाएगा, ठीक है। और WTO का जो अपीलीय तंत्र है वह फिलहाल 2019 से निष्क्रिय है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि WTO का अपीलीय तंत्र 2019 से निष्क्रिय है। तो अंततः क्या निकलता है परिणाम, अंततः परिणाम निकलता है कि अपीलीय निकाय के पुनर्जीवित होने तक यह विवाद ऐसे ही स्थगित होता चला जाएगा। तो ऐसे ही यथास्थिति बनी रहेगी और विवादित जितने भी अभी बातों की, जिन विषयों की चर्चा हुई, ये ऐसे ही आगे जारी रहेंगे। तो ये है आगे की राह। अपीली तंत्र है नहीं, तो जो भी देश इंसेंटिव दे रहे हैं देते रहेंगे, ये चलता रहेगा। ये होगा कब, जब WTO का जो भी अपीली तंत्र है वो पुनर्जीवित होगा तब, ठीक है। तो आज के सेशन का सवाल देखते हैं। प्रश्न है, PLI स्कीम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, केवल सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना, आयात निर्भरता कम करना और निर्यात बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, केवल वित्तीय संस्थाओं को ऋण देना। और ऑप्शन डी है केवल कृषि उद्योग को सब्सिडी देना। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।